हाँ, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 2.12। देखें इसकी स्टेटमेंट में हो हमें वो क्या कहता है, ऊपर आपको सामने लिखा नज़र आ रहा है कि ट्रांसफ़र फंक्शन मल्टीपल नोड्स विद करंट सोर्सेज, ठीक है। यानी कि करंट सोर्सेज के साथ जो मल्टीपल नोड्स होते हैं उनका हम ट्रांसफ़र फंक्शन इसमें समझेंगे। तो वो कह रहा है कि फॉर नेटवर्क 2.6, यानी कि जो आपको नेटवर्क दिया गया था 2.6 फिगर में, उसमें आपने ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड आउट करना है वीसीएस और वीएफएस का, यूजिंग नोडल एनालिसिस टेक्निक एंड ट्रांसफॉर्म सर्किट होना चाहिए, ठीक है, विद करंट सोर्स। अब देखें यहाँ पे कंडीशन दे दी गई है करंट सोर्स के साथ होना चाहिए। अब बच्चों आपको मैं प्रीवियस सर्किट दिखाता हूँ जो हमारे पास 2.6 फॉर्म में था। वो था बच्चों ये वाला सर्किट। अब इसने इस फॉर्म में इसको कैसे कन्वर्ट किया, अब ये मेरा मेरा फ़र्ज़ बनता था आपको ये चीज़ समझाना, लेकिन मैं जल्दबाजी में बच्चों जो बुक वाले ने सर्किट दिया हुआ था उसको ड्रा कर चुका हूँ। लेकिन मैं आपसे ये वादा करता हूँ, वादा क्या, अभी आपके सामने करके दिखाता हूँ। इसी सर्किट को मैं दोबारा आपके सामने इस सर्किट से बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज़ डैट कि ये सर्किट आपको जब टाइम डोमेन में दिया गया होगा तो आप इसको कन्वर्ट करना तो सीख सकते हैं, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी आपको समझाई हुई है 2.7 एग्जाम्पल में कि कैसे हम ये रेजिस्टेंसेस और इंडक्टर को इम्पीडेंसेस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब इस फॉर्म में ये कैसे लेके गया सारी मैं आपको कहानी समझाता हूँ। देखें बच्चों, सबसे पहले उसने कहा था कि आपका सर्किट ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, मतलब कि वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में होना चाहिए विद करंट सोर्स, यानी कि उसको जो इनपुट दे रहा हो वो करंट सोर्स हो, ना कि यार वो होना चाहिए क्या नाम है उसका, ना कि वो एक वोल्टेज सोर्स हो। तो यहाँ पे हम मार खाते हैं, मतलब कि यहाँ से असल जिस बच्चे ने क्या नाम है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ना पढ़ा वो यहाँ पे मार खा जाता है। वो कैसे, आप देखें, आपको पता ही है, एक ये चीज़ आपने पढ़ी होगी बच्चों, आपको यहाँ पे रफ अमल में लेके जाना चाहूँगा। ज़रा थोड़ी देर के लिए रफ अमल में आ जाएं। ये टेक्निक आपने पढ़ी थी जब एक रेजिस्टर R1 या कुछ भी R1 लेट से लगा हुआ है V1 के साथ इस तरह से सीरीज में कैसे लगा हुआ है, इनके दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन है। तो आप अगर इसको करंट सोर्स में यानी कि इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो सोर्स की, तो आप इस तरह से कर सकते हो कि आप बच्चों ओहम्स लॉ लगा के I इज इक्वल टू V1 और R1 करके आप I की वैल्यू निकाल लो, यानी कि अपने करंट सोर्स की, और उस करंट सोर्स को इस तरह से लगाओ। फिर मतलब देखो ये मैंने करंट सोर्स लगाया और उसी रेजिस्टर को जिसकी मदद से आपने करंट निकाली है उसी को इसके पैरेलल में लगा दो, यानी ये तरीकाकार है ऐसे। फिर क्या होगा, जो आई करंट आई होगी उसको मैं ऐसे पैरेलल में लगा दूंगा, किसके साथ, रेजिस्टर के साथ। अब आपको ये निशानदही पता होना चाहिए पैरेलल में कब होता है, सीरीज में कब होता है। जब दो चीज़ों के दरमियान अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन हो तो वो पैरेलल में होता है, जब एक टर्मिनल कॉमन हो तो वो सीरीज में होता है। देखिए इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन था, दूसरा दोनों का ओपन था, तो ये दोनों सीरीज में थे। और इन दोनों का अपर और लोअर टर्मिनल दोनों कॉमन, अपर यहाँ पे और लोअर यहाँ पे, तो ये दोनों पैरेलल में हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जब आपने वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट करना है करंट सोर्स में तो आपको ये टेक्निक ऐसे लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपका सर्किट में क्या किया गया है जी, अपने सर्किट को थोड़ा इजी रखने के लिए देखो बच्चों, ये जो बटे होते हैं ना उनको एलसीएम से उलझना और ऐसे उल्टी सीधी चीज़ों में जाना, ये काफ़ी हमारा लंबा प्रोसीजर हो जाता है। इस चीज़ से बचने के लिए पता क्या किया जाता है, मैं आपको बताता हूँ। देखें, इस चीज़ से बचने के लिए हम इम्पीडेंसेस की बजाय वो ले लेते होते हैं, क्या नाम है, रेजिस्टेंस की जगह कंडक्टेंस उसकी ले लेते हैं, यानी कि जी, ठीक है। उसके बाद जो इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस की जगह उसकी वो हम ले लेते हैं, क्या नाम है यार, अपना इम्पीडेंसेस की उल्टी फॉर्म क्या उसको कहते हैं, एडमिटेंस, बिल्कुल एडमिटेंस ले लेते हैं, ठीक है। तो वही हम काम यहाँ पर करने वाले हैं। देखें ये जो R1 है ना इसको मैं G1 बस लिख दूंगा, फर्क बस इतना है, ठीक है। G1 किसके बराबर होगा, देखें बच्चों, अगर यहाँ पे R1 का फार्मूला लिखो तो R1 बराबर हो जाएगा V1 ओवर I के, ठीक है। लेकिन जो कंडक्टेंस होता है ना वो बराबर होता है G इज इक्वल टू, यानी G से उसको प्रेजेंट किया जाता है कंडक्टेंस को, वो बराबर होता है 1 ओवर R1 के, ठीक है। तो इसके फार्मूले के अकॉर्डिंग G1 क्या होगा बच्चों, वो होगा I ओवर V1, यानी कि इसका उल्टा ये होगा कंडक्टेंस, ठीक है। इतना तो आप सभी जानते हैं, यही काम हमने वहां पे किया। अब देखो, अब मैं आपको सर्किट की तरफ अगर लेके जाऊं तो अब आप सभी चीजें समझोगे। बारी बारी देखो, सबसे पहले उसने क्या किया, उसने इस रेजिस्टेंस को G1 के नाम से प्रेजेंट कर दिया, मतलब कंडक्टेंस बना दिया। तो यार मेरे ख्याल में वैसे कंडक्टेंस ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। अब उसने ये तो नहीं कहा हुआ कि कंडक्टेंस ले यहाँ पे लाजमी, ये उसने नहीं लिखा हुआ। हम चाहें तो रेजिस्टेंसेस से काम चला सकते हैं। तो लिहाजा आपको समझाने से पहले बच्चों मैं पता क्या करता हूँ, देखें इन सब की यहाँ पे एडमिटेंस मेंशन कर देता हूँ। जैसे रेजिस्टेंस की होती है सिंपल G1 जो कि बराबर होगी 1 ओवर R1 के, ठीक है जी। सबको इस नाम से मेंशन करें। और जो मतलब कि इसकी होगी वो होगी बच्चों, इसको Y1 से मेंशन किया जाता है, Y1 कह लो या इसको G2 कह लेते हैं यार, G2 तो ये हो जाएगी ना,
इसको यार कुछ भी नाम दो, बात एक ही है। इसने पता क्या हो जाना, जब हम एडमिटेंस के तौर पे इसको लेंगे ना बच्चों, तो ये बराबर हो जाएगी 1/s सेल के, ठीक है। ये आपने सर्किट वहाँ पे ऐसे ड्रा नहीं करने बैठ जाना, डायरेक्ट ये वाला सर्किट ड्रा किया जाएगा। ये बस आपको समझाने के लिए यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ये हो जाएगी 1/s सेल, और इसका भी उल्टा हो जाएगा, मतलब जैसे G इज इक्वल टू 1/R1 है ना, ऐसे ही G इज इक्वल टू 1/s सेल है, और ऐसे ही G इज इक्वल टू 1/1/s C, और बटे का बटा उलट के ऊपर चला जाता है, तो लिहाजा इसकी जो होगी वो होगी हमारे पास क्या, SC। और इसकी क्या होगी बच्चों, जैसे हम G2 चले नाम दे देते हैं, ये होगी 1/R2, ठीक है। ओके हो गया, इतना समझ आ गया। अब आगे देखें क्या होता है। अब आगे बच्चों सिंपल सी बात है, जैसा कि उसने कहा है कि आपने ट्रांसफर सर्किट बनाना है विद करंट सोर्स, तो वो इसने क्या किया, यहाँ पे नीचे मैं बनाने लगूँ। पहले तो उस हमने टेक्निक लगाई बच्चों क्या, यानी कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की। हमने क्या किया, हमने ओहम्स लॉ की मदद से, जैसा कि हमें पता है I इज इक्वल टू V/R होता है, इतना आप जानते हैं ना, I ऑफ S बराबर होगा I ऑफ S, यानी कि जो हमारा करंट सोर्स निकलेगा वो बराबर होगा वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस के। तो देखो वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस, पहले तो ये चीज़ आई देखें, V ऑफ S ओवर R1, पहले ये चीज़ आ रही थी हमारे पास, यानी रेजिस्टेंस हमारे पास R1 थी, लेकिन हमने ये चीज़ जानी कि 1/R1 बराबर होता है किसके, G1 के। तो इसने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, G1 और साथ में V ऑफ S। तो देखिए यही चीज़ उसने वहाँ पे करंट सोर्स के नाम पे मेंशन किया, और आपको मैंने बताया था जब आप ये मतलब कि कन्वर्जन कर देते हो सोर्स की, तो फिर आप इस तरह से कनेक्ट करवाते हो। यानी पहले तो आपका रजिस्टर देखें इसके साथ सीरीज में अटैच था, सिर्फ एक टर्मिनल दोनों के दरमियान कॉमन था। अब क्या होगा, ये पैरेलल में अटैच हो जाएगा इस तरह से। ये बच्चों रजिस्टर ही है, बट इसको लिखा कंडक्टेंस की फॉर्म में जा रहा है, यानी कि G1 लिखा जा रहा है। बात वही है 1/R1 वाली। और ये आपके पास क्या हो गया, G1 V ऑफ S, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब आगे देखें, इस कंडक्टर को इसने एज इट एज आगे लगा दिया ऐसे, सॉरी कंडक्टर क्या कहूँ, इंडक्टर, ठीक है, ये ऐसे का ऐसे ही लग गया। लेकिन इसको अब हमने लिखना है एडमिटेंस की फॉर्म में, 1/s सेल लिखना है। ऐसे ही इसने आगे अपने रजिस्टर 2 को G2 का नाम दे दिया, ठीक है। देखो इसको इसने नहीं छेड़ा, क्योंकि वहां तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, और यहाँ पे जो अपना कैपेसिटर था उसका 1/SC को SC बना दिया। ये चेंजेस ऊपर उसने किए हैं। आ गया ना बच्चों समझ, मुझे उम्मीद है अब आप काफ़ी सेटिस्फाइड होंगे। और यहाँ पे इसके क्रॉस वोल्टेज थे हमारे VC ऑफ S। अब मैं आपको आगे की कहानी समझाता हूँ, आगे उसने क्या किया है। अब बच्चों जैसा कि क्वेश्चन में लिखा गया था कि आपने इसको करना है थ्रू नोडल एनालिसिस टेक्निक। तो नोडल एनालिसिस टेक्निक में सबसे पहला काम होता है नोड को आइडेंटिफाई करना। तो नोड वो पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच हुई है, मैंने आपको बताया हुआ है। एक होता है बाइनरी नोड जहाँ पे 2 चीज़ों की वायर अटैच होती है, जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच होती है वो हायर नोड होता है, जहाँ पे 3 से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच हो वो होता है सरफेस नोड, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पे हमारे पास 2 सरफेस नोड बनते हैं। एक ये बच्चों देखो, एक ये पूरा नीचे सरफेस नोड है, यहाँ पे 4 चीज़ों की वायर अटैच है, एक इस कैपेसिटर की, एक इस इंडक्टर की, एक इस अपने एडमिटेंस की, और एक इसकी। तो ये पूरा नीचे एक सरफेस नोड है जिसे हम कह देते हैं, अब ये नोड 1 नहीं बनेगा, ठीक है, ये नोड 2 है। असल में मैं नोड 1 ऊपर लेना चाह रहा हूँ। देखें एक ये मेरे पास बच्चों नोड बन रहा है, देखो यहाँ पे हमारे पास कितने पॉइंट आके कॉमन हो रहे हैं, एक इसकी वायर, एक इसकी वायर, एक इसकी वायर और एक इसकी वायर, ये 4 वायर कॉमन हो रही है। तो ऊपर भी एक सरफेस नोड है इतनी जगह का, ये हमारा सरफेस नोड है दूसरा। इसको पहला सरफेस नोड कह लो, इसको दूसरा कह लो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बच्चों कौन से वोल्टेज हो गए, लेट से यहाँ पे हम V1 वोल्टेज ले लेते हैं, ठीक है जी। और इस तरफ हमारे पास कौन से वोल्टेज है, यहाँ पे सॉरी इस तरफ तो है ही नहीं ना, यहाँ पे तो बात ही अलग है। अब देखिए आपने पता है क्या करना है, बस जो तकाजा है सीधा सा नेचर का, यहाँ पे KCL की टेक्निक लगानी है। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, KCL लगाते हैं अपने नोड 1 पे। नोड 2 तो हमें ग्राउंड करना पड़ेगा ना, मैंने आपको बताया हुआ है जब KCL लगाना होता है, यानी कि नोडल एनालिसिस टेक्निक में एक ना एक नोड लाजमी ग्राउंड होता है, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं कर पाता। तो इसको हमने ग्राउंड कर दिया, सिर्फ वो नोड बचा, तो इसके ऊपर हमने क्या किया, KCL टेक्निक लगा दी। आपने लिखना है अप्लाई KCL एट ए सरफेस नोड 1, ठीक है। तो अब हमने
हमने हर एक चीज़ की करंट लिखनी है, हर वायर की। देखो बच्चों ये एक करंट है जो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है और ये एक एंटरिंग करंट है। मैं आपको बताता हूँ केसीएल का कहता था सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट। मैं हमेशा क्या करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे लिविंग करंट्स लिखता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं लिविंग करंट्स लिखूंगा, इस एंटरिंग करंट को छोड़ दो, पहले हम इस वायर की करंट लिखते हैं। देखो मुझे इस वायर की करंट का नहीं पता, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस नोड में से एक करंट को लीव करवाता हूँ। तो जब इस नोड में से एक करंट लीव होगी उसी वक्त इस नोड के वोल्टेज लिखे जाएंगे, V1 माइनस आ जाएगा आगे। मैंने आपको बोला जहां से करंट को लीव करवाया जाता है उसी वक्त आगे V1 माइनस करना होता है, यानी कि हमने क्या करना होता है उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिख देना होता है। अब ये नोड इस कंडक्टेंस में से गुजरेगी, यानी कि इसकी रेजिस्टेंस में से, और जाके एंटर कर जाएगी न्यूट्रल में, यानी नोड टू नोड मूवमेंट होगी। तो V1 माइनस 0 और जितनी इंपीडेंस कह लो, रेजिस्टेंस कह लो, रास्ते में वो आ जाएगी इसके बटे में। अब देखो बटे में लिखा जाना था R1, लेकिन ये कंडक्टेंस है। देखो बच्चों अगर मैं बात करूं ना, ये हमारे पास बटे में लिखी जानी थी, यानी कि जो R1 थी, लेकिन ये कंडक्टेंस है। कंडक्टेंस क्या होगी, ऊपर लिखी जाएगी G1। मैं आपको यार असल चीज समझाता हूँ। देखो यहाँ पे असल में था R1, ये बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होने वाले हैं। अभी आप इसको R1 कंसीडर करो, ये आपके माइंड की सारी गेम है। ये जो ऊपर मैं नाम लिख रहा हूँ ना, ये आपने अपने जहन में रखना। देखो हमने लिखना था इसके बटे में ऐसे, बटे में R1, ठीक है। 1/R1 किसके इक्वल होता है, G के। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, 1/R1 को रिप्लेस कर देंगे किससे बच्चों, G1 से। ओके 1/R1 यानी कि देखो ना V1 माइनस 0 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो हमने बटे में लिखनी थी, यानी बटे में मैंने R1 लिखना था, उसको मैं क्या कर दूंगा, बटे में R1 की बजाय क्या करूंगा, 1/R1 को रिप्लेस कर दूंगा G1 से, और इसके साथ ऐसे साथ में लिख दिया जाएगा G1। ओके ठीक हो गया ना, आ गई है ना समझ मेरी बात की। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है बच्चों इस वायर की। अब इस वायर की भी मुझे करंट का नहीं पता, तो मैं क्या करता हूँ इस नोड में से करंट को लीव करवा देता हूँ। प्लस ये भी एक लीविंग करंट है, तो लिहाजा इस नोड में से करंट लीव करिए, उसी वक्त मैं इस नोड के आगे क्या करूंगा, वोल्टेज लिखूंगा V1 माइनस, क्योंकि इस नोड में से करंट लीव करिए तो उसी वक्त लिख दिया जाएगा V1 माइनस। अब ये करंट देखो क्या करती है जी, करंट इस इंपीडेंस में से गुजरती है और डायरेक्ट जाके न्यूट्रल में एंटर कर जाती है। तो ये आ गया V1 माइनस 0 और जितनी इंपीडेंस रास्ते में आई वो आ जाएगी इसके बटे में। लेकिन बच्चों देखो ये है कंडक्टेंस। यार मैं असल मतलब समझा दे, तो मुझे पता है आपने यहाँ पे मार ही खानी है हर जगह पे। देखो जब इनकी सिंपल वैल्यूज थी ना, मेरी बात सुन लीजिएगा क्योंकि आप हर जगह पे इस जगह पे मार खा जाएंगे। देखें जब इनकी सिंपल वैल्यूज थी ना बच्चों, तो आप क्या कर रहे थे, आप सिंपल क्या करते थे, बटे में चीज़ लिखते थे, ठीक है। अब बात आ गई है, हमने लिख दिया इनकी एडमिटेंसेस, ठीक है। एडमिटेंसेस के केस में देखें क्या होता है, करंट इज इक्वल टू होता है वोल्टेज इनटू वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। असल यही चक्कर हो रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस मींस कंडक्टेंस। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमने इन सबको कंडक्टेंसेस में कन्वर्ट कर दिया तो ये सारे डिवाइड होने की बजाय अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। करंट के केस में, वोल्टेज के केस में ये डिवाइड होंगे। तो अब आपने पता क्या करना है, जो आप चीज़ बटे में लिखते होते हैं वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवानी है। तो देखो यहाँ पे हम 1/SL को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है ऐसे। अब मैं आपको सारी कहानी समझा दूंगा, अब आप टेंशन ना बस लीजिएगा, बस चलते जाएं। देखें अब मैं इस वायर की लिखना चाहता हूँ करंट, तो मैं क्या करता हूँ, इस नोड में से करंट को लीव करवाता हूँ, तो उसी वक्त आ जाएगा V1 माइनस, ठीक है। अब करंट देखो बच्चों, अब करंट जो है हमारी इस नोड में से लीव हुई है, तो उसी वक्त आ जाएगा V1 माइनस। अब देखो यहाँ से जब करंट जाएगी तो इन दो इंपीडेंसेस में से गुजरेगी और जाके डायरेक्ट न्यूट्रल में एंटर कर जाएगी, तो आ जाएगा V1 माइनस 0। और मैंने जैसा कि बताया अब यहाँ पे बटे में ये दो चीज़ें नहीं आ रही क्योंकि ये कंडक्टेंसेज हैं, तो ये ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई ही होंगी। देखो ये दोनों सीरीज में है तो इन दोनों की सम हो जाएगी, G2 प्लस SC ऐसे साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए हमने हर एक वायर को कवर कर लिया, तो इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये तो हो गया बच्चों हमारा काम, ठीक है। अब देखें असल में हमें चाहिए क्या, हमें VC ऑफ एस और V ऑफ एस चाहिए, ठीक है। यानी कि इस वोल्टेज के अगर हम वोल्टेज फाइंड आउट करने बैठे, VC ऑफ एस अगर हम फाइंड आउट करने बैठे, तो हमारी ये इक्वेशन बन सकती है। असल यही है मुद्दा। तो लिहाजा मैं पता है क्या करता हूँ, मैं ये आपको लेट से मैं आपको ये करवाने लगूँ। देखें इस नोड में से करंट यानी इस वायर में से भी जा रही होगी ना, यानी कि यहाँ पे वोल्टेज बच्चों VC ऑफ एस कब पैदा होते हैं, जब इसमें से कोई करंट गुजरता है इस कैपेसिटर में से। डेट्स वाई मैं कह देता हूँ इसमें से जो करंट गुजरी है उसका नाम I है, ठीक है। I इसमें से करंट मूव कर रही है, तो मुझे I की वैल्यू चाहिए। I की वैल्यू कब मालूम कर सकता हूँ, जब मुझे इस वायर के वोल्टेज पैदा होंगे, यानी इस वायर के वोल्टेज पता होंगे, इस नोड के वोल्टेज। तो लिहाजा V1 मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ इसीलिए। तो देखो बच्चों इन सब में से V1 कॉमन लिया जा सकता है। जब मैंने V1 कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया। और एक और बात बच्चों, हम एक चीज़ यहाँ पे मिस कर रहे हैं, वो ये वाली, ये जो करंट शुरू में रह गई थी, वो मैंने आपको बोला था ना मैं राइट हैंड साइड पे लिखूंगा क्योंकि ये कैंटरिंग करंट है, तो वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, वो आप यहाँ पे लिख लें। देखें यहाँ पे आपने इज इक्वल टू 0 की जगह लिखना है। देखें ये कैंटरिंग करंट है ना, एंटरिंग करंट हम इस साइड पे लिखते होते हैं राइट हैंड साइड पे, तो ये कैंटरिंग करंट थी, इसको इस साइड पे लिख देंगे G1 V ऑफ एस, ठीक है। ये चीज़ नहीं भूलनी, ये मैंने इस साइड पे लिख दी है, ठीक हो गया। अब देखें
मैं यहाँ से V1 सब में से कॉमन लूँ तो अंदर क्या रह जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पे सिर्फ G1, क्योंकि V1 माइनस जीरो V1 ही था तो वो कॉमन निकल के V1 बाहर हो गया, G1 रह गया। यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे बस 1/SL रह गया, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल 1 रह गया, सॉरी 1 नहीं, ये देखें G2 प्लस SC रह गया, G2 प्लस SC, ये टर्म सारी रह गई। और इज इक्वल टू है बच्चों आपके पास G1 V ऑफ S, ठीक है। ये टर्म आपके पास उस साइड पे है, तो V1 की देखें आपके पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, G1 डिवाइडेड बाय, ये सारी टर्म इधर आके डिवाइड हो जाएगी, G1 डिवाइडेड बाय G1 प्लस 1/SL प्लस G2 प्लस SC और साथ में V ऑफ S। अब देखो बच्चों सिंपल सी बात है, अगर आपने I की इक्वेशन लिखनी ही है, सिंपल देखो मैं I की क्या इक्वेशन लिखता हूँ, मैं डायरेक्ट VC ऑफ S ही निकालता हूँ। देखो VC ऑफ S इज इक्वल टू क्या इक्वेशन आएगी, आपको पता ना बच्चों, ओहम्स लॉ जो हम लगाते हैं, ओहम्स लॉ क्या कहता है, द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल, सॉरी ओहम्स लॉ की बात हो रहा है, V इज इक्वल टू IR होता है, ठीक है। ये कहता है ना ओहम्स लॉ। तो यहाँ पे हमने R की जगह रखी हुई है एडमिटेंस, तो ओहम्स लॉ ने कहा था जब एडमिटेंस आ जाती है ना तो V इज इक्वल टू IR की बजाय V इज इक्वल टू I ओवर एडमिटेंस होती है, ठीक है। यानी कि I ओवर G लिखा जाएगा, यानी कि इसकी जो इम्पीडेंस जो भी बनती होगी उसको बटे में लिखा जाएगा। VC ऑफ S इज इक्वल टू I ओवर जो भी इसकी बच्चों इम्पीडेंस है, यानी कि इसको, अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे प्रीवियस में फार्मूला बताया भी था, ये कहाँ पे गया यार, ये मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे आपको पता ही है IS इज इक्वल टू VS ओवर R1 है, तो इसी तरह से यहाँ पे IS बराबर होगा G1 ऑफ V ऑफ S के, तो लिहाजा क्योंकि G1 बराबर होता है 1 ओवर R1 के, हमने सबको यहाँ पे G की फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि कंडक्टेंस या एडमिटेंस की फॉर्म में, ठीक है। तो डेट्स वाई यहाँ पे जब हम लिखेंगे V ऑफ S का फार्मूला तो उस केस में I ओवर G होगा, ठीक है, यानी कि I ओवर हमारे पास एडमिटेंस होगी। तो यहाँ पे एडमिटेंस बनती क्या, देखो बच्चों हमारे पास VC ऑफ S की अपनी एडमिटेंस क्या है, यानी कि इसकी अपनी एडमिटेंस है SC, तो इसके बटे में SC ऐसे आ जाएगा, I ओवर SC इसका फार्मूला बनेगा। I की इक्वेशन पुट कर दें, I की इक्वेशन बच्चों क्या बननी थी, अब आपके सामने ये यार, मुझे ज्यादा करने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने इसका अलग से पार्ट नहीं किया। देखें VC ऑफ S इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो 1 ओवर SC इंटू I की अब मैं वैल्यू पुट करने लगूँ, जरा गौर कीजिएगा। I बच्चों इस पूरी वायर में फ्लो कर रही है, I लीव करती है V1 में से और जाके एंटर कर जाती है 0 में, तो ये दो इम्पीडेंसेस में से गुजर के जाती है। अब आपको पता है ये एडमिटेंसेस हैं, तो एडमिटेंसेस जब होती हैं तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई होती हैं, यानी कि यही फार्मूला लगेगा, यानी यहाँ पे बस आ जाएगा, देखो फार्मूला बच्चों ये आएगा, इस I का फार्मूला बनेगा I इज इक्वल टू, देखो ये गुजरी है G2 में से और SC में से, और आपको पता है ये एडमिटेंसेज हैं, ये बटे में तो लिखी नहीं जाएंगी, यानी कि V ओवर R नहीं होगा, V मल्टीप्लाई बाय G होगा, तो ये आएगा G2 दो में से गुजरी है तो G2 प्लस SC मल्टीप्लाई बाय जो भी इसकी मतलब वोल्टेज थे V1 आ जाएगा, ये फार्मूला इसका बनेगा। तो ये आपने यहाँ पे पुट कर देना, देखो ये आ गया एक तो G2 प्लस SC, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद आगे अब आपने V1 की इक्वेशन लिखनी है जो कि आपके सामने ही है, G1 ओवर G1 प्लस 1 ओवर SL प्लस G2 प्लस SC, और बच्चों साथ में आपको पता ही है क्या है, अपना V ऑफ S है, ठीक है। काफ़ी जगह कम पड़ गई है, तो मैं इसका एक स्टेप यहाँ पे आपको दूसरी जगह पे करके दिखाता हूँ। तो बच्चों देखो होगा अब क्या, अब इसमें से बस V ऑफ S को कॉमन लेके दूसरी साइड पे उधर बटे में ले लिया जाएगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा यही होना, और बाकी जो मल्टीप्लिकेशन वगैरह वो आप ना भी करो तो कोई मसला नहीं है, ऐसे का ऐसे ही लिखा रहने तो तब भी चलेगा। अगर आपका दिल यार कोई ज़्यादा भरा है तो आप इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर सकते हो। तो मुझे टाइम दे, मैं इस पे लिखना चाहता हूँ, इस इक्वेशन को फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो हाँ, तो बच्चों अब मेरी बात ज़रा गौर से सुन लीजिएगा, ये जो V ऑफ S है ना, इसको उठा के मैं दूसरी साइड पे लेके, क्योंकि ये मल्टीप्लाई इधर हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इस टर्म को मैं सिंप्लीफाई करके आपको दिखाने लगा हूँ यहाँ पे दूसरी कॉपी पे। ये यहाँ पे आ जाए, ये देखें ये वो इक्वेशन लिखी हुई है। तो ये तो टर्म हमारी आ गई, जो हमें चाहिए था, जो हमने निकालना था वो तो निकल आया, लेकिन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहता हूँ मैं। तो देखो 1 ओवर SC, इन सबको अगर मल्टीप्लाई करवाया जाए तो क्या होगा, ये ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई खा जाएगी, SC इधर नीचे मल्टीप्लाई खा जाएगा। तो देखो क्या होगा, पहले नंबर पे तो बच्चों देखो ये जब ऊपर वाले मल्टीप्लाई हुए तो ये आ गया G1 G2 और साथ में G1, यानी इस तरह से लिखा जाएगा S G1C, ठीक है।
ये आ गया। उसके बाद बटे वालों की बात करूं तो उनके साथ है सी सबसे ज़रब खा रहा है, तो देखो क्या आ जाएगा, एस G1C, फिर एस से कटा, देखो एस से कटा और रह गया C/L, और फिर प्लस आ जाएगा हमारे पास SG2C, और लास्ट में देखो जब इसके साथ है CSC से ज़रब खाएगा तो ये आ जाएगा S² C²। तो ये टर्म आपके पास बनेगी। आप चाहो तो आप एल का भी आप आगे क्या नाम है ले लो, क्या नाम है LCM, और उसको मज़ीद सॉल्व कर लो। जितना आपका दिल चाहता है उतना सॉल्व करने बैठ जाओ, कोई मसला नहीं है। जब तक होता करते रहो, ये सिंप्लीफाई करने वाली कोई बात नहीं, इतनी लंबी चौड़ी होती है, तो बस जनरल फॉर्म्स हैं। तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अब खुदा हाफिज़।